Hello students, this is Atul sir presented before you all bringing past perfect and past perfect continuous tense. Yesterday I had taught you about past perfect and past indefinite and past continuous tense. Today I am going to teach you all past perfect and past perfect continuous tense. Before studying these tenses, we have to understand what is the use of these tenses in synthesis, in transformation, in syntax. Students, कभी कभी हम लोग बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस पाते हैं, मतलब देखते हैं और उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं क्योंकि हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं और करने में असमर्थ, मतलब अनेबल हो जाते हैं. लेट्स वॉच. आइए हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट की वैल्यू क्या है, पास्ट परफेक्ट का यूज क्या है ना. अक्सर आपने देखा होगा कि कहते हैं कि पिताजी के आने से पहले मैं अपना कार्य कर चुका था, सूर्य अस्त होने से पहले मैं दिल्ली पहुँच चुका था, उसके जाने के बाद मैं वहाँ पहुँचा था. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी बातें आज हम लोगों को एक दूसरे के साथ करना है ना. और आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, है ना, ताकि आप लोगों को डेली नए नए वीडियोज मिलते रहें. स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की. ये इधर लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, इधर लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अब हमने आपको बताया कि दोनों टेंसेस को एक साथ तो नहीं पढ़ा जा सकता, बट स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग एक दूसरे के साथ पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. स्टूडेंट्स, आप जितना क्लोजली टेंसेस को स्टडी करोगे, टेंस को पढ़ोगे, उतनी ही ग्रामर आपकी मजबूत होगी, उतना ही आपका जो स्पीकिंग लेवल है, स्पीकिंग स्टैंडर्ड है ना, वो आपको बहुत ही एस्टेब्लिश करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा. आइए हम लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. दोस्तों, हमने कल बताया था पास्ट मतलब बीता हुआ कल, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जाना, है ना, और टेंस का मतलब क्या होता है, काल. यानी कि ऐसा कार्य, पास्ट परफेक्ट का मतलब जब कोई कार्य शुरू होता है और वो अतीत में ही पूरा हो जाता है. पास्ट परफेक्ट टेंस का अर्थ क्या होता है, अगर हम समझना चाहें ऐसा तो हम लोग कर लेते हैं. पास्ट मतलब जो ऐसा कोई कार्य जो अतीत में, मतलब पास्ट में ही शुरू हुआ हो और पास्ट में ही फिनिश हो जाए, है ना, लेकिन वो फिनिश हुए कार्य को ज्यादा समय ना बीता हो, है ना. कार्य भी होगा लेकिन कार्य पूर्ण हुए कार्य को ज्यादा समय ना बीता हो. आइए हम लोग समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट को समझे कैसे. तो हमने आपको बहुत बढ़िया तरीका बताया था कि किसी भी टेंस को समझना तो उसकी पहचान को सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, फोकस कर लें. लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले एक्वेंटेंस. दोस्तों, एक्वेंटेंस हमने आप लोगों को बताया था. एक्वेंटेंस मींस क्या होता है, पहचान. देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, खाया था, पिया था आदि. ये मतलब जब हम सेंटेंस को पढ़ें और सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो हमारे सामने एक सिचुएशन आती, क्रिएट होती है कि कार्य चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, नहाया था, गाया था, पढ़ा था, ये सब चीज़ें आ जाती. अक्सर कभी कभी हम कंफ्यूज आते हैं कि जो जिस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमें पास्ट परफेक्ट में करना है, उस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. कोई दिक्कत नहीं है, केवल टेंस समझना है, बस टेंस आपके लिए इजी हो जाएगा. अब देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था. ठीक है. देखिए, ये तो भी मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं. अभी आपको इसमें बिफोर और आफ्टर से संबंधित वाक्य बताऊंगा जिसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हो, जिसमें दो क्लाज होती है. और क्लाज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है. कितनी क्लाज होती है, 3. प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज. और हमने तीनों क्लाजेस को स्टेप बाय स्टेप आपको बताया अभी तक क्लियर करके. वैसे अभी आपको सिंथेसिस में इनको हम और अच्छे से क्लियर करके बताएंगे. ठीक है. अब इसकी पहचान हो गई. अब इसकी सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन सी है, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी हैड, इकलौती. अब देखो, अब आपको और भी इसमें
प्रॉब्लम में नहीं रहना है, क्योंकि आपको इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब मिल रही है। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली क्या लगाना है, हैड लगाना। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड का, और प्लूरल हो तब भी हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इन बोथ कंडीशन वी हैव टू यूज ओनली हैड, वेदर द सब्जेक्ट इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर में हो, मतलब एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, हम सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल, किसका यूज करेंगे, हैड का। ठीक है ना। अब आइए एक बात हमारे सामने, दो चीजें हमने क्लियर कर दी आपको। पहचान क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड। देखिए अक्सर लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, अरे ये तो हमको थर्ड क्लास से, फोर्थ क्लास से, फिफ्थ क्लास से पढ़ाया जा रहा है और हमको टेंस आता है। नहीं, इस डाउट में मत रहिए, इस मजबूती में अपने आप को मत रखिए कि नहीं हमें टेंस आता है। कभी कभी आती हुई चीज भी हम एक दूसरे के सामने भूल जाते हैं। हर चीज को, जितना कोई चीज हमें आती है उस पर हम उतना अगर प्रैक्टिस करें तो वो चीज हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है ना। कहा गया बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेनी अमिकल मेक्स मिकल, यानी कि मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, यानी कि अगर हम धीरे धीरे करत कंटिन्यू वी वर्क हार्ड, वन डे वी शैल बी बिकम a good scholar, है ना। we can express ourselves, we can express our knowledge orally before anyone, किसी के सामने अपने ज्ञान को हम ओरल मतलब मौखिक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए अब हम यहां पर चर्चा आती है हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मेन वर्ब पर। किस पे चर्चा करेंगे, मेन वर्ब पर। मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब, अब हम मेन वर्ब में हमने क्या किया, V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या बताया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था ना। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, केवल हैड। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि आपको यहां पर तीनों चीजें क्लियर कर दिया हमने। ठीक है ना। अब सबसे पहले, अब इसके बाद हम लोग ये पर चर्चा करेंगे, आफ्टर दिस वी शैल डिस्कस अबाउट सेंटेंसेस, कि हम सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे, है ना। हमने बताया कि मैं वहां जा चुका था, है ना, मैंने कहा था ना मैं वहां जा चुका था, तो आप क्या कहोगे, मैं वहां जा चुका था। तो भाई अब चुका था, तो चुका था कौन सा टेंस है, देखिए यहां देख लीजिए, चुका था है, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था आ जाए, तो आप पहचान से पता आपको लग गया कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। अब सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी आई क्या होती है, आई। अब आई, अब हमने आपको बताया चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आप किसका इस्तेमाल करोगे, केवल हैड का। तो क्या हो जाएगा, हैड, आई हैड। अब वहां जा चुका था, जाना यानी गो, थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, आई हैड गॉन। अब वहां देयर, आई हैड गॉन देयर। तो बताइए सबसे पहले अब आपको पास्ट परफेक्ट में को 6 सेंटेंसेज में चेंज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मींस सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 WH टाइप सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और फिर WH टाइप नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसको कई प्रकार से हम लोग बनाते हैं और सर लोग बताते भी हैं कि SR नो क्वेश्चन, WH टाइप, नेगेटिव, है ना, सिंपल। अब ये कोई नहीं बताता है, बस नेगेटिव में क्या होता है, अगर इंट्रोगेटिव को नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। नहीं, थोड़ा तरीका हम चेंज करते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव और फिर WH टाइप नेगेटिव। अब देखिए अब एक बात हमने, अगर अफर्मेटिव बनाना है, अगर हम लोग चर्चा करेंगे अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस की, देखिए बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेट होकर के बैठ जाइए और देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यू विल नीड सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने ये हैड को ही हेल्पिंग वर्ब कर दिया, यहां चाहते तो हम लोग हैड भी लिख सकते थे। उसके बाद V3 हम यहां लिख सकते थे, MB भी लिख सकते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमाइंडर। अब देखिए आप
के सामने ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसी स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, इसमें तो आंख मूंद करके चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सबके साथ हैड का इस्तेमाल करें। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, है ना। अब आपको एक सेंटेंस बोलना है, बोल रहा हूं, जैसे अभी मैंने बताया सीमा अपना काम चुकी थी, सीमा अपना काम कर चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले पहचान चुकी थी, ये देखो मिला ना, चुकी थी। अब समझ में आ गया कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए कौन कर चुका, सीमा। अब सीमा की अंग्रेजी स्पेलिंग क्या होगी, सीमा क्या हो जाएगा, हैड, फिर क्या हो जाएगा, डू डिड डन, कर चुकी थी करना डू, डन हर, अपना काम हर वर्क, शीला हैड डन हर वर्क। अब देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, सीमा, सब्जेक्ट कहाँ है, सीमा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। रिमाइंडर इसमें नहीं है तो रिमाइंडर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट, अब समझ में आ गया। अब देखिए इसी से कई सेंटेंस बनाइए। मैं लखनऊ जा चुका था, आई हैड गॉन टू लखनऊ। मैंने उस आदमी से मुलाकात कर लिया था, आई हैड, अब मेट की तरफ हम जानते हो, आई हैड मेट दैट पर्सन। मैं यह कार्य पहले ही कर चुका था, आई हैड डन दिस वर्क ऑलरेडी, या आई हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। तो पहले ही की अंग्रेजी क्या होती है, ऑलरेडी का प्रयोग करो चाहे बिफोर का। मैं यह कार्य पहले ही कर चुका था, आई हैड डन दिस वर्क ऑलरेडी, या आई हैड डन दिस वर्क बिफोर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये समझना है कि सेंटेंस के सेंस को समझो और बस तुरंत उसकी पहचान समझो, और फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन्हीं पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या कहा, किसानों ने अपना कार्य कर लिया था, कर लिया था। देखिए यहां कहीं देखो लिया था आ गया, तो लिया था पास्ट परफेक्ट है। फार्मर्स हैड डन देयर वर्क, किसानों ने कर लिया था, तो प्लूरल होगा तो देयर का प्रयोग होगा अपने के लिए, ओके। और सिंगुलर होगा तो हिज मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और फेमिनिन जेंडर के लिए मतलब हर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अगर इसी सेंटेंस को, चलिए अब इसको हम रफ करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव हमें बनाना हो, मान लीजिए हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, देखिए बहुत कम समय में हमको टेंस को समझना है। देखिए अब आइए, अगर हमें SIS समझना है, SIS, देखिए बहुत छोटा लिख दिया हमने। S बोले तो सिंपल, I बोले तो इंट्रोगेटिव, S बोले तो सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हैड आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर पर आपको क्या करना है, सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसे बनाना है। क्या है, क्या वहां पहले ही पहुंच चुका था, क्या वह वहां पहले ही पहुंच चुका था। अब देखिए चुका था आ गया इसी सेंटेंस। अब देखो सबसे पहले पहचान समझना है। अब पहुंच चुका था, चुकी थी आता तो सी लग जाता, अब चुका है तो क्या लगाओ, ही, इसकी जगह पे क्या लगा दोगे, ही। अब इसने यहाँ इसको हमने स्मॉल किया क्योंकि अब यहाँ पर हैड का प्रयोग करना है। अब क्या लगा, तो यहाँ लगा दोगे हैड, हैड। देखो क्या क्वेश्चन किया गया, तो देखो स्ट्रक्चर में क्या था, हैड, हैड आ गया, सब्जेक्ट ही है, ओके। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका, पहुंच चुका, पहुंचाएंगे रीच होती, और रीच की फॉर्म रीच्ड, REACHED, रीच्ड। अब वहां की अंग्रेजी देयर, अब पहले ही तो ऑलरेडी, ALREADY, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ चाहो तो आप बिफोर का प्रयोग कर दो, बिफोर, हैड ही रीच्ड देयर ऑलरेडी, या हैड ही रीच्ड देयर बिफोर, कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से स्ट्रक्चर हमें समझ में आ जाए तो हम सेंटेंस अपना क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब दोस्त देखिए, हम तो एक ही सेंटेंस से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बाकी टोटल आप लोग एक से कम 20 सेंटेंस बनाओ, ठीक है। उसको डेली आप लोग वर्क करो, होमवर्क करो घर पे, है ना, उसको समझो, ठीक है, ताकि आपको अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें ग्रामर के हमें बताना है। जब हम बेसिक चीजें नहीं जानेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें कैसे जानेंगे ना। अब आइए
लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट WH टाइप सेंटेंस। देखिए WH टाइप सेंटेंस, देखिए WH टाइप, इसमें कोई मंत्र थोड़ी बनना है, इसमें कोई हमें डिफिकल्टी थोड़ी। सबसे इसका क्या करो, WH कर दोगे, यानी कि अगर व्हाट क्या आ जाए, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, अगर ये सब आते हैं तो यही बन जाते हैं आपके WH। और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस रिमाइंडर, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बना, जैसे तुम्हारी सहायता किसने की थी। अब देखो की थी, ई थी, ए थे, कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग कर देते हैं, तो बोलचाल की भाषा में तो इसका इस्तेमाल कर देते हैं, मान लीजिए हमने, लेकिन जब हम लोग जब लिखते हैं रूल के अनुसार तो वहां पर हैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लिखोगे, किसने क्या हो जाएगा दोस्तों, हु, तो क्या हो जाएगा हु, अब क्या लगाओगे, हैड, फिर क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, है ना, फिर क्या हो जाएगा, यू। बताइए आपको समझ में नहीं आया, कहीं प्रॉब्लम है, हु हैड हेल्प्ड यू। हमें मतलब थोड़ा सा अगर सेंस समझ लें इसके सिचुएशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से निगेटिव अगर बनना है तो हैड और नॉट हो जाएगा। सिंपल इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो हैड सबसे पहले आएगा और प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट हो जाएगा। और अगर WH टाइप निगेटिव आएगा तो सबसे पहले WH और प्लस हैड और प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट को समझ लेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और। अब एक बात हमारे सामने आती है कि सर ने बताया अब इसी टेंस में हमें बिफोर और आफ्टर से संबंधित सेंटेंस पढ़ना। अब चलिए इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, रफ कर दे रहे हैं, लेकिन इसकी पहचान हम अभी नहीं रफ करेंगे। अब देखिए, अब आइए, कभी इसमें जो यूज होता है बिफोर आफ्टर, मेन तो ये जो दो सेंटेंसेज हैं इन्हीं के यूजेस इस टेंस में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, है ना। तो इसमें भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वाक्य में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग हो, यानी कि पहले और पूर्व का प्रयोग हो या पश्चात या बाद में का प्रयोग हो, तो हम जानते हो क्या करते हैं, इसका एक रूल है, इसका एक फॉर्मूला है ना, एक पहचान है कि जो कार्य पहले होगा, है ना, जो कार्य पहले घटित हुआ होगा उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो कार्य बाद में हुआ होगा उसका अनुवाद हम कहां करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। एक सेंटेंस आपको मैं बोल रहा हूं, देखिए, जैसे मेरे वहां पहुंचने से पहले, मेरे वहां पहुंचने से पहले दीपक पहुंच चुका था। दोस्तों यहां पर एक चीज हमने छुपा दी है, वो चीज यहां पर मेरे वहां पहुंचने दीपक पहुंच चुका था। अब दीपक कहां पहुंच चुका था, तो देखिए यहां पर मैं वहां लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा हमने यहां पर आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया है कि समझिएगा, कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस लिख दिए जाते हैं। तो देखिए एक यहां मेरे वहां पहुंचने से पहले दीपक वहां पहुंच चुका था, यानी कि एक क्लाज ये और एक क्लाज ये है, दो यहां सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस में दो क्लाज हैं। तो दीपक वहां पहुंच चुका था, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल क्लाज है, और मेरे वहां पहुंचने से पहले ये सबऑर्डिनेट क्लाज है। तब इस सेंटेंस में देखिए कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, बताइए, मेरे वहां पहुंचने से पहले कि दीपक वहां पहुंच चुका था, यानी कि मेरे वहां पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच भी नहीं पाया था कि दीपक वहां पहुंच चुका था। दोस्तों समझ आ गया, यानी कि मैं वहां पहुंच भी नहीं पाया था कि दीपक वहां पहुंच चुका था। अब दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम हूबहू, है ना, एकदम टू द कॉपी हम लोग नहीं समझ पाएंगे। अब इसको हम अपने सेंस में समझते हैं, मेरे वहां पहुंचने से पहले दीपक वहां पहुंच चुका था, यानी कि मैं पहुंच भी वहां नहीं पाया था कि दीपक वहां पहुंच गया था। चलिए अब हम लोग देखें, दीपक वहां पहुंच चुका था, तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो सब्जेक्ट रूल वही है, तो क्या लिखोगे, दीपक, है ना। अब क्या लिखो, हैड रीच्ड
देयर, दीपक हैड रीच्ड देयर। अब पहले के अंग्रेजी क्या लगाओगे, बिफोर, बिफोर आई। अब मेरे वहां पहुंचने से पहले बिफोर आई रीच्ड, REACHED। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने यहां छुपा दिया, क्यों? अब रीच्ड के बाद देयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि एक जगह यहां पर इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप कई सेंटेंस बनाइए। पिताजी के आने से पहले मैं नहा चुका था, आई हैड बाथेड बिफोर फादर केम। सूर्य अस्त होने से पहले मैं दिल्ली पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड दिल्ली बिफोर द सन सेट। ठीक है, बारिश होने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन्ड। ठीक है ना, अब एक ही सेंटेंस से आप अपने कई सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। अब चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे WH हो, चाहे नेगेटिव हो, आपको केवल सेंस एक समझना है। देखिए थोड़ा सा आप लोग माइंड जरूर दें, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़े सेंटेंसेस हैं। अब इसमें तुम कहोगे सर प्रिंसिपल क्लास कौन सी है, तो हम आंख मूंद कर कह देंगे दीपक हैड रीच्ड देयर, है ना, देयर और बिफोर आई रीच। तो यहां पर दो, एक ये PC है प्रिंसिपल क्लास, और ये पूरी क्या है, SC सबऑर्डिनेट क्लास है। समझ में आएगा, क्योंकि अभी इनका प्रयोग सिंथेसिस में हमको समझना है। ठीक है ना। अब देखिए अगर तो पहले वाला वाक्य तो याद रखना, तो यहां पर हम पूर्व भी लिख सकते थे, जहां पर पहले आया है यहां पर पूर्व भी लिखा जा सकता था। कभी कभी जैसे यहां मेरे वहां पहुंचने से पूर्व, यहां मेरे वहां पहुंचने से पूर्व दीपक वहां पहुंच चुका था, तो आपको ट्रांसलेट वैसे ही करना था, दीपक हैड रीच्ड देयर बिफोर आई रीच्ड, है ना। तो चाहे पूर्व है चाहे पहले है, आपको वहां पर बिफोर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और एक और बढ़िया तुमको आप लोगों को एक बढ़िया तरीका समझा देता हूं समझने का, कि अगर वाक्य में पहले या पूर्व आए तो उसके बाद वाली क्लाज, यानी कि जो उसके जो बाद वाले क्लाज आए, उसके जो बाद वाला सेंटेंस होगा उसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में। कहां करेंगे, जैसे इस सेंटेंस को देखो क्या है, दीपक हैड रीच्ड देयर। ठीक है, इसका अनुवाद पाए, यानी कि अगर वाक्य में पहले या पूर्व आए तो उसके बाद वाले क्लाज का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में होगा, और उसके पहले वाली क्लाज का अनुवाद किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, और इसके ठीक उल्टा नियम अगर वाक्य में पश्चात या बाद आ जाए तो हम कैसे करेंगे। देखिए केवल आप लोगों को पेशेंस बना के समझना है, बाकी हम आप लोगों के कार्य पर 100% खरे उतरेंगे, है ना। देखिए अब अगर वाक्य में आ जाए पश्चात, जैसे पिता जी के आने के पश्चात मैंने पढ़ना शुरू किया। पिताजी के आने के पश्चात मैंने पढ़ना शुरू किया। अब देखिए दोस्तों यहां पर भी देखो, यहां पश्चात आ जाए, यहां पर लिख सकते थे बाद, यहां बाद में भी लिखा जा सकता था। तो चाहे आप बाद का प्रयोग करो और चाहे पश्चात का प्रयोग करो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब देखिए एक बात हमारे सामने आती है, अब यहां पर हम कैसे अनुवाद करें, तो याद रखना जो पश्चात या बाद के बाद वाली क्लाज होगी उसका अनुवाद हम कहां करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके पहले वाली क्लाज का अनुवाद किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन याद रखना कि जब वाक्य में बाद या पश्चात का प्रयोग होगा तो उसके बाद वाली क्लाज पहले आएगी, यानी कि ये क्लाज पहले लिखी जाएगी, और जो पास्ट परफेक्ट वाली क्लाज होगी वो बाद में जाएगी। तो क्या लिखोगे, मैंने देखो पिताजी के आने के पश्चात मैंने पढ़ना शुरू किया था ना, तो क्या लिखोगे, आई started I began to read after the father had कम। फ्रेंड्स अब देखिए तो आई बिगेन टू रीड पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और आफ्टर द फादर हैड कम हो गया पास्ट परफेक्ट में। तो यही अब आपको पहचान बताना था कि अगर वाक्य में बाद या पश्चात आ जाएगा तो उसके बाद वाली क्लास का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट होगा जो पहले लिखी जाएगी, और जो उसके पहले क्लास या सेंटेंस होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे जो आफ्टर के बाद में लिखी जाएगी। तो यही दोनों की पहचान है कि अगर वाक्य में आ जाए पहले, अगर वाक्य में, देखिए आपको एकदम क्लियर करके और समझा देता हूं। देखिए ये जो टेंसेज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी इनके इस्तेमाल, इन्हीं की यूजेस से आपको बहुत सारे ग्रामर के पार्ट को समझना है। देखिए अगर वाक्य में पहले या पूर्व, पश्चात या
बाद, है ना, का प्रयोग होगा। तो हमने आपको बताया है क्या करेंगे आप लोग, पहले या पूर्व के लिए क्या लगाओगे, बिफोर, ओके, और इनके लिए क्या लगाओगे, आफ्टर, ठीक है। और दोनों में अंतर कैसे समझोगे, ठीक है, तो मैं समझाता हूं कि अगर वाक्य में पहले या पूर्व का प्रयोग हो तो इसके बाद वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगी, है ना, पहले या पूर्व के बाद वाले पास्ट पर जो पहले लिखी जाएगी और इसके पहले वाली क्लॉज बाद में जो पास्ट इन्फिनिट में होगी। अगर वाक्य में पश्चात या बाद का प्रयोग हो तो इसके बाद वाली क्लॉज पास्ट इन्फिनिट में होगी, जो पहले लिखी जाएगी, है ना, वो क्लॉज पहले लिखी जाएगी और उसके पहले वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो आफ्टर के बाद में लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी क्लॉज हम कहाँ लिखे, कैसे क्या लिखे, तो आपको ये समझ में, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसके यूजेस से अभी आपको कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस समझने हैं, है ना। इन्हीं के यूजेस अभी इसमें कभी कभी क्लॉज बन जाता है ना, जैसे हमने बताया था सूर्य अस्त होने तक मैं वहां पहुंच चुका था, है ना, इसे तो बाय द सनसेट ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी आपको और सारी चीजें इसी में क्लॉज बनती हैं, है ना, एडवर्बियल क्लॉज, है ना, ये सब बनती हैं। तो आपको जब वहां पहुंचेंगे हम लोग सिंथेसिस में, तो वहां में एक एक क्लॉज के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट की जो पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सब समझ आ गया, है ना। इसके स्ट्रक्चर को आपने समझा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना, फिर ये, है ना। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से करोगे। और हमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग एक टेंस से लगभग 30 सेंटेंसेस बनाएं, और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उस प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आपको ये मैं कहता हूं लिखिए सुपर्ब, ये सब नहीं कहता हूं। आपको कहीं सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके उस कमेंट को मैं जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना, है ना। लेकिन आप पढ़ें, स्टडी करें बस। अब आइए हम लोग चर्चा करेंगे, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो क्यों ना हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझते चलें, है ना। अब आइए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए एक्वेंटेंस, सबसे पहले हमने क्या कहा, एक्वेंटेंस। देखिए एक्वेंटेंस क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय। देखिए रहा है, रही है, रहे तथा समय हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताया था, और रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी पहचान होती है। वैसे यहाँ पर भी रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, और रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, लेकिन यहाँ पर क्या है, समय लग जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एक चीज, ये तो हम लोग पहचान जान गए। अब ठीक उसी टेंस के अनुसार ये चलेगा जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब, वहां पर हमने आपको हैव बीन और हैज बीन बताया था, और यहां पर केवल आपको क्या लगाना, हैड बीन। क्या लगाना, हैड बीन। अब आइए सबसे मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब आप जानते हो, मेन वर्ब ना मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मतलब V4, बोले तो ING फॉर्म, है ना, ING मतलब वर्ब की फर्स्ट में आपको ING लगाना। ये आपको समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना। यानी पहचान रहा था, रही थी, रहे तथा समय, हेल्पिंग वर्ब केवल हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ठीक है, ING फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब एक चीज हमने आपको बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हमने क्या बताया था, निश्चित समय। निश्चित समय। अब निश्चित समय के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, बताइए, सिंस का प्रयोग करोगे। हमने बताया था ना आप लोगों को कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, सिंस का। अब पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा, नहीं, निश्चित समय, सर ने बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, निश्चित समय के लिए सिंस। अब क्या कहोगे, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित समय। क्या कहते हैं, अनिश्चित समय।
अनिश्चित समय। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आप सब लोग जानते हो, बताइए, फॉर। ठीक है, ओके। और आप लोग अगर टेंस स्टडी कर रहे हैं और मैंने पढ़ाया है और आप लोगों को कहीं पर लगता है कि सर ने चीज़ नहीं बताई है, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, अपनी बात को कहना। देखिए, हम लोग वी लिव इन इंडिया एंड आई हैव राइट टू एक्सप्रेस एनीथिंग बिफोर एनीवन। कुछ भी कहने के लिए हमको स्वतंत्रता प्राप्त है दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी भी बात को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके माध्यम से हमको कुछ जानकारी मिलेगी या आपको मेरे द्वारा कुछ जानकारी मिलेगी, तो ये ज्ञान का आदान प्रदान बहुत बड़ा व्यक्ति को बनाता है। ठीक है ना, ज्ञान कहाँ पर किससे मिल जाए, कोई समय नहीं निर्धारित होता है, कोई जगह नहीं निर्धारित, कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होता है। ठीक है ना, अगर हमको एक पागल व्यक्ति से ज्ञान मिलता है तो हमको उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति शुरुआत से नहीं, मतलब धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। आइए, तो एक चीज समझ गए। अब हमने आपको ये बता दिया, समय रहा था, पहचान रहा था, रही थी, रहता था, समय। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम मींस निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब देखिए, हमने आपको बताया था निश्चित समय कौन कौन से और अनिश्चित समय। मान लीजिए एक सेंटेंस यहां पर मैं बोल रहा हूं, देखिए, वह 2 बजे से गीत गा रही थी। वह 2 बजे से गीत गा रही थी। अब देखिए दोस्तों, रही थी, रहे थे, रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, वहां पर समय नहीं आता, लेकिन 2 बजे से मेन यहां से आपको पकड़ना है। 2 बजे से समय आ गया, ये देखो लिखा हुआ है तथा समय, तो 2 बजे से। अब देखिए, वह सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सी, है ना, गा। अब आपको समझना है कि चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, सबके साथ हैड बीन लगेगा, तो क्या लगा दोगे, सी हैड बीन। ओके, गाना के अंग्रेजी सिंग, आईएनजी लगा दो, सिंगिंग, सी हैड बीन सिंगिंग। अब 2 गीत गा रही थी, तो एक समय में एक ही गीत हो, सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, सिंस, अब 2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, शाम से सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2 o'clock, यानी कि सिंस 2 o'clock। समझ में आ गया, है ना। अब इसे, वह सुबह से गीत गा रही थी, सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, है ना। वह दोपहर से अपना काम कर रही थी, सी हैड बीन डूइंग वर्क सिंस नून, है ना। यानी कि पिछले 2 दिन से मैं वहां रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग देयर सिंस लास्ट 2 days। पिछले 2 महीनों से मैं यात्रा कर रहा था, आई हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस लास्ट 2 months। ठीक है ना, तो इनके लिए हम क्या सिंस लगाते हैं। अब जैसे अनिश्चित समय आ जाता, जैसे मान लीजिए कोई कह देता आपसे कि मोहन दस सालों से नौकरी की तलाश में, नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। देखिए, सेंटेंस हमने बड़ा कर दिया, लेकिन आपको सेंस में आपको बहुत अच्छे से करना। 10 सालों से आपने समय पा लिया, भटक रहा था आपने क्या कहा, पहचान पा ली। तो समय आ गया और रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या लिखोगे, सबसे कौन भटक रहा था, मोहन, है ना। अब क्या लिखोगे, हैड बीन, मोहन हैड बीन। अब देखिए वर्ब भटकना, भटकना, भटक रहा था, तो यानी कि सर्च कर रहा था, नौकरी के तलाश में, है ना, और या वांडरिंग कह सकते हो, है ना। मोहन हैड बीन वांडरिंग इन द सर्च ऑफ जॉब, है ना, या मोहन हैड बीन वांडरिंग इन द सर्च ऑफ जॉब, इधर उधर, हेयर एंड देयर। दोस्तों, अब हेयर एंड देयर की जगह आप क्या लिख सकते थे, टू एंड फ्रो भी लिख सकते थे। देखिए, सेंटेंस बड़ा था, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा, है ना। क्या कहा हमने, मोहन, अब देखो मोहन, एक चीज हमने लिखा ही नहीं, है ना, इज टू एंड फ्रो, क्या लिखोगे, फॉर 10 years,
10 सालों से, समझ आ गया। तो मोहन हैड बीन वॉन्डरिंग इन द सर्च ऑफ जॉब, है ना, हेयर एंड देयर या टू एंड फ्रो फॉर 10 ईयर, 10 सालों से। तो देखिए केवल हमको सेंस से समझना है बस। सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा हो, सब्जेक्ट पे फोकस करो, हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करो, उसकी पहचान को पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन से मेन वर्ब लगेगी, उसके बाद आपको अन्य शब्द हैं अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सेंटेंस को कितने प्रकार से बनाना, हमने बताया था 6 प्रकार से। आप मेरा पंजा देख रहे हो, और ये 6 प्रकार से बनाना है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फिर WH टाइप सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, जो नेगेटिव होगा तो जो हैड बीन है हमने यहां पर लिख दिया, हमने हैड बीन। तो अगर नेगेटिव आएगा तो जानते हो आप क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। यानी कि जो नॉट होगा वो हैड और बीन के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो आपको मैं बता ही चुका हूं। तो दोस्तों आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को अच्छे से समझा। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कहता भी रहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके अपने उस डाउट को लिखें, है ना, और उसको पूछें। या आपको कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर में रहता है, ठीक है। चूंकि अगर आपको इसमें कुछ आता है तो आप उसको कमेंट में लिखें, ये नहीं आता तब भी उसको कमेंट करके पूछें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चनिंग करना एक दूसरे से बहुत अच्छा होता है। हम जितना क्वेश्चन करते हैं, जब किसी के सामने हमारा इंटरव्यू होता है, हमको बहुत कुछ आता है लेकिन हम अपने ज्ञान को छुपाए रहते हैं। लेकिन जब 4 इंटरव्यूअर्स के सामने दोस्तों बैठते हैं हम लोग, तो क्या होता है, चारों इंटरव्यूअर्स अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा माइंड क्या होता है, ओपन होता है। हर एरिया में, हर क्षेत्र में हमारा माइंड वॉन्डरिंग करता है। तो हम इसी लहजे के साथ, इसी मनोबल के साथ हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हमने इसलिए इनको पढ़ाना उचित समझा, टेंसेज को, चूंकि इनके यूजेज अभी आपको नरेशन में मिलने वाले हैं, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग में मिलेंगे, TGT PGT, है ना, और कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश क्वेश्चन किए जाते हैं, टेट है ना, वहां पर आपको टेंस से संबंधित जानकारी नहीं है तो हम कई सारे सेंटेंसेज वहां पर, कई सारे क्वेश्चन वहां पर फॉल करके आते हैं दोस्तों। तो पास्ट, अब हमने प्रेजेंट के प्रकार समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझा, है ना। कुछ चीजें आप लोग अपने घर पे बुक का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर हमने जो पढ़ाया है बुक में कुछ मिला तो उसको कमेंट के माध्यम से लिखें, ठीक है, जरूर से जरूर करें, ये मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। और वीडियो को शुरू से लेकर के, स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखें, तभी आपको इसका जो एक क्लोज नॉलेज है वो आपको गेन हो पाएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में आप लोगों के सामने फ्यूचर के जो स्ट्रक्चर है, फ्यूचर के जो फार्मूले हैं वो लेकर मैं हाजिर होऊंगा, ठीक है, प्रेजेंट होऊंगा। तब तक आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक वो सारे वीडियोज को देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोज को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें। और कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं है, मैं आप लोगों से फिर कहता हूं, ठीक है, केवल हिम्मत बांधना है, अपने मनोबल को, अपने आप को धैर्य में रखना है, मतलब ढाढ़स बांध के रखना है और डिटरमाइंड होना, दृढ़ संकल्पित होना है कि हमको ये समझना है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। स्टडी ये नहीं देखती है कि स्टूडेंट गरीब है कि अमीर है, स्टडी ये देखती है कि कोई भी व्यक्ति कितना लेबर कर रहा है, कितना परिश्रम कर रहा है। आप परिश्रम करिए, आपके परिश्रम के लिए इतनी गर्मी में आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देने के लिए हम लोग प्रस्तुत होते हैं। हम अध्यापकों का पूरा प्रयास है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलता रहे। आप लोग देखते रहे वीडियो और अतुल सर का सपोर्ट करते रहिए और बेस्ट कोचिंग के चैनल को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।